हो रहा है वो है definitions and their uses. Definitions and the uses of definition. So this lecture aims to understand definitions and to understand the uses of definition. This lecture aims to widen students' understanding regarding the definition, to strengthen students' clear thinking regarding the uses of definitions and regarding different terms involved in definitions, guidelines for definitions and their uses. आज का हमारा लेक्चर जो है इसके एम्स में ये होगा कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वाइडन हो जाए या क्लियर हो जाए कि डेफिनेशंस होती क्या हैं और इनके कौन से यूजेस हैं और डेफिनेशंस के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स क्या हैं. आपकी जो भी थिंकिंग है रिगार्डिंग डेफिनेशंस एंड डिफरेंट टर्म्स वो क्लियर हो जाएगी. और आज का आपका लेक्चर आपको डेफिनेशंस, ना सिर्फ डेफिनेशंस, उसके मुख्तलिफ टर्म्स, बल्कि उसके डिफरेंट यूजेस जो हैं उसके बारे में इफेक्टिव गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा. तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है डेफिनेशन एंड द यूजेस से. Good definitions are plainly very helpful in eliminating verbal disputes, but there are other uses of definitions that are important in logic. ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करें, डेफिनेशन यूज़ की जा रही है, अगर एक अच्छी गुड डेफिनेशन जो है, अच्छी बनी हुई डेफिनेशन जो है वो वर्बल डिस्प्यूट्स को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेती है. कैसे वर्बल डिस्प्यूट्स बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकते हैं गुड डेफिनेशन से, क्योंकि एक अच्छी बनी हुई डेफिनेशन में वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी. मतलब अच्छी बनी हुई डेफिनेशन में कोई आप ऐसी टर्म यूज ही नहीं करेंगे जो अगले बंदे को कंफ्यूज करे और मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. तो गुड डेफिनेशन से आप बड़ी हद तक वर्बल डिस्प्यूट से बच सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद डेफिनेशन के बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं लॉजिक में जो कि हम स्टडी करेंगे आज. डेफिनेशंस आर डेफिनेशन ऑफ सिंबल्स, नॉट द ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो डेफिनेशन होती है ना किसी भी चीज़ की या चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हैं किसी भी फैक्ट को, तो वो डेफिनेशन उस चीज़ की सिंबल्स की डेफिनेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि चेयर या कुर्सी को डिफाइन करें तो आप कुर्सी की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो बताना शुरू कर देंगे सिंबल से. आप ये नहीं बताएंगे कुर्सी क्या है. कुर्सी को बताने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी क्वालिटीज़, उसकी सिंबल्स वो बताएं. डेफिनेशन बनती ही सिंबल से है कि कुर्सी की जितनी भी क्वालिटीज़ या उसके फीचर्स हैं, जब आप वो बताएंगे तो वो चीज़ डिफाइन होगी. अदरवाइज वर्ड अकेला कुर्सी उसको हम लेके क्या बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. Because only symbols have the meanings that definitions may explain. किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए चेयर है, फैन है, व्हाइट बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, किसी भी चीज़ को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप उसके सिंबल्स, उसके फीचर्स बताते होते हैं, क्योंकि सिंबल्स का ही मीनिंग होता है जो एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो कि डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर सकती है. वी कैन डिफाइन द वर्ड चेयर बिकॉज इट हैज़ मीनिंग, बट अ चेयर इटसेल्फ वी कांट डिफाइन. चेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंबल्स को लेके क्योंकि उनका मीनिंग होता है, लेकिन इटसेल्फ हम चेयर को नहीं डिफाइन कर सकते. चेयर वर्ड को वी कैन सिट ऑन अ चेयर और पेंट इट और बर्न इट. अभी उसके बारे में चेयर के सिंबल्स बताए जा रहे हैं, बट वी कांट डिफाइन चेयर बिकॉज एन एक्चुअल चेयर इज नॉट अ सिंबल दैट हैज अ मीनिंग टू बी एक्सप्लेन. चेयर की जितने भी सिंबल्स हैं, फीचर्स हैं, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं. इटसेल्फ चेयर वर्ड जो है वो कोई सिंबल नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जाए, जिसका कोई मीनिंग हो. इनफैक्ट व्हाट वी कैन डिफाइन आर ऑलवेज सिंबल्स. जो भी हम डिफाइन कर सकते हैं ना वो सिंबल्स होती हैं. जैसे कि चेयर वर्ड है ना, तो उसका अगर हम मीनिंग देखेंगे तो वो ये होगा बैठने की जगह. उसके सिंबल ही बताया गया होगा, सिंबल का ही मीनिंग होता है, इटसेल्फ उस वर्ड का नहीं मीनिंग होता. In fact, what we can define are always symbols. Two commonly used technical terms are useful in discussing definition. अब definition को हम जब लेते हैं तो उसके अंदर तो बहुत ही important किस्म की terms होती हैं जो शायद आपने ना पहले पढ़ी हो.
डेफिनेशंस जो हम यूजली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी स्टडी में हम यूज़ कर रहे होते हैं, अपने कोर्सेज में डिफरेंट चीज़ों को, टर्म्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो डेफिनेशंस में दो बहुत ही कॉमन टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक है डिफिंडम और दूसरी है डिफिनियन। सो व्हाट इज डिफिंडम? किसी भी डेफिनेशन में द वर्ड और सिंबल्स बीइंग डिफाइंड, द वर्ड और सिंबल बीइंग डिफाइंड मतलब किसी डेफिनेशन में जिस चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है वो होता है डिफिंडम। जैसे अगर मैं आपको कहूँ चेयर को या कुर्सी को डिफाइन करें, तो जब आप चेयर की डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन आप किस चीज़ की दे रहे हैं? चेयर की दे रहे हैं ना। तो सो जो चेयर होगी वो होगा डिफिंडम। जिस चीज़ की डेफिनेशन दी जा रही है वो डिफिंडम कहलाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप यूनिवर्सिटी को डिफाइन करें, तो यूनिवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए आप इसके डिफरेंट सिंबल, इसके फीचर्स वो बताएंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ की डेफिनेशन दी जा रही है? यूनिवर्सिटी की। तो जिस चीज़ की डेफिनेशन दी जाए, द वर्ड और सिंबल बीइंग डिफाइंड, जो भी वर्ड और सिंबल डिफाइन किया जा रहा है वो कहलाता है डिफिंडम। और डिफिनियन क्या है? किसी भी डेफिनेशन में वो सिंबल्स और ग्रुप ऑफ सिंबल्स जो कि दैट इज साइड टू हैव द सेम मीनिंग एज द डिफिंडम, जो बताई जा रही है, जिस चीज़ की डेफिनेशन दी जा रही है उसके जो सिंबल्स और ग्रुप ऑफ सिंबल्स बताए जा रहे हैं वो कहलाते हैं डिफिनियन। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कहूँ यूनिवर्सिटी को डिफाइन करें तो आप बताएंगे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होता है, रजिस्ट्रार होता है, ट्रेजरार होता है, इस तरह से डिपार्टमेंट्स होते हैं एटसेट्रा। तो ये जो आप यूनिवर्सिटी की सिंबल्स और ग्रुप ऑफ सिंबल्स आगे से बता रहे हैं उसके फीचर्स वो होते हैं डिफिनियन। The definition is the term to be defined as a definition is the definition of it. It would be a mistake to say that the definition is the meaning of the definition. Rather, it is another symbol that has the same meaning as the definition. Definition को हम ये नहीं कह सकते कि वो definition का meaning है। Okay? Slide number 10. We may say that definitions, depending on how they are used, are 5 kinds. डेफिनेशंस जो हैं उसके आगे से 5 टाइप्स हैं। अब टाइप्स किस बेस पे बनाई गई हैं? डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज। मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस किस तरह से यूज़ की जाती हैं वो 5 हैं। 5 किस्में हैं जिस तरह जिनको लेके डेफिनेशन को यूज़ किया जाता है। अब इनको 5 को पढ़ने से आपको आइडिया होगा कि डेफिनेशन जो है मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिपुलेटिव, सेकेंड लेक्सिकल, third precising, fourth theoretical, and the fifth one is persuasive definition. First one, stipulative definition. A definition in which a new symbol is introduced to which some meanings arbitrarily assigned. अब ये stipulative definition जो है ना, ये एक ऐसी definition होती है जिसमें किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को define करना चाह रहे हैं आप, उसके लिए आप एक कोड वर्ड या कोई ऐसी नई टर्म या नई सिंबल इंट्रोड्यूस करवा दें जो ना पहले ना हो। वो क्यों करवाई जाती है? ताकि बजाय इसके कि आप एक डिटेल्ड डेफिनेशन दें, उससे बेहतर है कि आप ये एक टर्म यूज़ करेंगे इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ये किस चीज़ की डेफिनेशन दी जा रही है। एग्जाम्पल्स मैं आगे देती हूँ आपको। वन हु इंट्रोड्यूसेस अ न्यू सिंबल इज फ्री टू असाइन इट। अब वो बंदा जो एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक नई सिंबल इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है, वो फ्री होता है, कि अपनी मर्जी होती है कि वो न्यू सिंबल इज फ्री टू असाइन, कि अपनी मर्जी से वो नई सिंबल जो है असाइन करे उसको। वाई वी इंट्रोड्यूस अ टर्म बाय स्टिपुलेशन, इसकी सिर्फ कॉजेज या वजूहात बताई गई हैं कि स्टिपुलेटिव डेफिनेशन या स्टिपुलेशन के थ्रू हम नई टर्म क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं। या सबसे पहले तो मैं आपको स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की एक एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये होती कौन सी डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस, जहानत को डिफाइन करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है, सिंबल, जो कि कहलाती है जी फैक्टर। ठीक है, तो अब जहाँ भी साइकोलॉजी में जी फैक्टर वर्ड लिखा होता है, हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये जहानत या इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक है, इसको डिस्कस किया जा रहा है, उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो ये जी फैक्टर भी किसी ने खुद अपनी मर्जी से ये जहानत को ये सिंबल असाइन की थी। तो इस टाइप की जो होती हैं चीज़ें, जो एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपको न्यू सिंबल इंट्रोड्यूस करवा दें, वो होती है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन।
और ये डेफिनेशन, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन बनाने का पर्पस क्या है, क्या मकसद है, क्यों बनाई जाती है? Many reasons arise. It may simply be convenient. One word may stand for many words in a message. इसका ये होता है कि बहुत एक ही वर्ड में आप एक पूरी डेफिनेशन देने के बजाय आप एक शॉर्ट वर्ड में सारा मीनिंग समझा देते हैं, डिफाइन कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है, बजाय इसके कि बहुत सारे अल्फाज यूज करें. It may protect secrecy. The sender and the receiver are the only person who understand the stipulation. अब यहाँ ये भी होता है कि जहाँ पे ना दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब किसी भी वर्ड की स्टिपुलेटिव डेफिनेशन यूज करें, मीन्स कोड वर्ड कह लें या एक नई टर्म सिंबल यूज करवाइए, और वो चाह रहे हैं कि ये हम आपस में ही डिस्कस करें, थर्ड पर्सन जो इर्द लोग हैं उनको हमारी बात समझ ना आए, हम तो सीक्रेट रखना चाहते हैं अपनी बात, तो वो किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए स्टिपुलेटिव डेफिनेशन का सहारा ले लेते हैं, ठीक है, ताकि सेंडर और रिसीवर ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें जो बात कर रहे हैं. इस तरह सीक्रेसी की प्रोटेक्शन रहती है. ओके, फिर है इट में एडवांस इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन, इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, अभी किस चीज़ की बात हो रही है? हाँ, मैंने ये बताया कि सिर्फ वही चीज़ which say only what needs to be said, सिर्फ वही बात कही जाए जितनी कहने की ज़रूरत है, ठीक है. In science, new symbols are often defined by stipulation to mean what has been meant by a long sequence of familiar words at the same time and increasing clarity. ये कह रहे हैं कि न्यू साइंस की फील्ड में मोस्टली ये किया जा रहा है कि वो लोग स्टिपुलेटिव डेफिनेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं. किसी भी एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए बजाय इसके एक बड़ी सी डेफिनेशन लिखे, तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है. साइंस में, मेडिकल में तो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो टाइम सेव करना चाहते हैं और क्लैरिटी को बढ़ाना चाहते हैं. क्लैरिटी कैसे? समटाइम्स ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को डिटेल में डिफाइन करना शुरू कर दें ना ज़्यादा अल्फाज में, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन सुन के, ज़्यादा बातें सुन के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज़ को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. तो जब टू द पॉइंट बात होगी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन के थ्रू, तो टू द पॉइंट चीज़ जो होती है वो हमारी क्लैरिटी को इंक्रीज करती है. अब यहाँ पे स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की एक एग्जांपल दी है, गूगल, a name suggested by a 9-year-old nephew of the mathematician Edward Gesner when he was asked for a word that might appropriately represent a very large number. अब एक मैथमेटिशियन था एडवर्ड गेस्नर, उसने उसके माइंड में आया, उसने सोचा कि बहुत वेरी लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ी तादाद जो है अल्फाज की, डिजिट्स की, किसी भी चीज़ की, इस चीज़ को शो करने के लिए कोई एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसका नाम हमारे माइंड में आए, जिसको हम सुने तो हमें पता चले कि वेरी लार्ज नंबर की बात हो रही है, कि बहुत बड़ी तादाद में अल्फाज या से डिजिट, जो भी बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन या कुछ भी. तो उसका जो 9-year-old नेफ्यू था, उसने एक वेरी लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ी तादाद को शो करने के लिए उसने एक टर्म को दी, गूगल, ठीक है. अब यही टर्म थोड़ी सी मॉडिफाई होकर आपने देखा होगा इंटरनेट में आप सर्चिंग करते हैं तो गूगल खुलता है, ठीक है. और ये गूगल जो है ये भी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन है किस चीज़ की, क्योंकि ये शो करता है, डिफाइन कर रहा होता है एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो कि हमें गूगल के थ्रू मिलती है, ठीक है. तो एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन की स्टिपुलेटिव डेफिनेशन है गूगल. Some stipulative definitions are introduced in science to free the investigator from the distraction of emotive association of more familiar terms. अब ये भी कहा गया है कि साइंस में जो है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन को ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है, कि ताकि जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है इमोटिव एसोसिएशन ऑफ मोर फेमिलियर टर्म्स की, उससे बचा जा सके. स्लाइड 14. इन मॉडर्न साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बड़ा एग्जांपल दे दिया इन्होंने इंटेलिजेंस की, कि साइकोलॉजी में जी फैक्टर टर्म यूज की जाती है इंटेलिजेंस को शो करवाने के लिए. स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज नीदर ट्रू और फॉल्स, इट इज नीदर एक्यूरेट और इनएक्यूरेट. अब ये स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती है ना, जो हमने अपनी मर्जी से एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी जो पहले नहीं बनी थी, वो ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती. कैसे? क्योंकि वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, उसको हम जो मीनिंग देंगे वही उसका पहला और एक्चुअल मीनिंग होगा. वो ट्रू हम ये नहीं कह सकते कि फॉल्स है या ट्रू है इस सेंस में कि पहले ये ऐसे ही चल रही थी इसलिए ये ट्रू है. वो एक्यूरेट और इनएक्यूरेट भी नहीं होती, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि अच्छा गूगल वर्ड जो है ये एक्यूरेट वर्ड है, क्योंकि मैंने पहले सुना हुआ था, इसी को कहते हैं.
और इनएक्यूरेट गलत भी नहीं हम इसको कहते, क्योंकि उस बंदे की मर्जी, उसने इसको असाइन किया, वो कहता है कि ये इसी चीज़ के लिए है, तो हम उसको इनएक्यूरेट भी नहीं कह सकते। A symbol defined by stipulative definition did not have that meaning before it was given। ठीक है, जो भी सिंबल डिफाइन दी जा रही है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में, वो इससे पहले उसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि उसी टाइम उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। Stipulative definitions may be evaluated as useful in advancing some purpose or as useless because they are too complex and unclear, but they can't resolve genuine conflict। कहने की stipulative definitions जो हैं ये यूजफुल हैं, बट समटाइम्स जो है वो यूजलेस भी होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को उनका मीनिंग क्लियर नहीं होता कि अच्छा ये नई टर्म बदलनी किस चीज़ को शो करवा रही है, समझ नहीं आती और वो फिर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। Slide number 15, when the purpose of definition is to explain that use or eliminate the ambiguity, the definition for lexical definition। यहाँ पे slide 15 में definition की second type lexical definition start हो गई है। ये कौन सी definition है? When the purpose of definition is to explain that use or eliminate the ambiguity, the definition is called lexical definition। A definition that reports the meaning that the definition already has, that report may be correct or incorrect। लेक्सिकल डेफिनेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। लेक्सिकल डेफिनेशन जो है एक्चुअल में वो वाली डेफिनेशन होती है जो आप अपने बुक्स में पढ़ते हैं, डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन। मीन्स कह लें कि किसी भी चीज़ जिसको डिफाइन किया जा रहा है उसके फीचर्स या सिंबल्स जब बताए जाएंगे तो वो लेक्सिकल डेफिनेशन कहलाएगा। मीन्स किसी भी डेफिनेशन का जो डिफिनियन होता है, किसी भी चीज़ जिसको डिफाइन किया जा रहा है उसके जो फीचर्स, उसके सिंबल्स, वो लेक्सिकल डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हम कॉमनली ये डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं अपनी बुक्स में। अब ये कह रहे हैं कि ये वाली लेक्सिकल डेफिनेशन जो है ये ट्रू और फॉल्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बंदे को कहती हूँ कि चेयर की लेक्सिकल डेफिनेशन दो, उसके जो भी फीचर सिंबल है वो बताने लग जाता है। हो सकता है उसने सारी बातें जो भी सिंबल्स बताई हैं वो गलत बताई हैं, चेयर के अंदर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, तो फिर लेक्सिकल डेफिनेशन गलत है, ट्रू फॉल्स है। और अगर वो सही से ही बताता है उसके फीचर्स चेयर के तो फिर ट्रू है। Slide 16, अब यहाँ पे ना इन्होंने लेक्सिकल डेफिनेशन की एक और एग्जांपल दी है, द वर्ड बर्ड। अगर मैं आपको कहती हूँ कि बर्ड की, परिंदे की लेक्सिकल डेफिनेशन करें, अगर तो आप परिंदे की सारी वही क्वालिटीज बताते हैं, दो पर होते हैं जैसे उड़ता है, दो टांगें होती हैं, चोंच होती है, अगर तो आप उसकी सारी वही फीचर्स सिंबल्स बता रहे हैं जो एक्चुअल वर्ड में होते हैं, तो फिर आपकी लेक्सिकल डेफिनेशन ट्रू है। और अगर आप कह देते हैं कि बर्ड का मतलब है 2 फुटेड मैमल, फिर ये गलत है, क्योंकि 2 फुटेड मैमल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेक्सिकल डेफिनेशन ट्रू और फॉल्स हो सकती है ऑन द बेस ऑफ देयर ट्रू एंड फॉल्स सिंबल्स एंड फीचर्स। स्लाइड 17, स्लाइड नंबर 17 में क्या है, व्हाट वी हियर कॉल अ लेक्सिकल डेफिनेशन हैज बीन रेफर्ड टू बाय सम एज अ रियल डेफिनेशन टू इंडिकेट दैट द डिफिनिशन रियली डज हैव द मीनिंग आइडेंटिफाइड। ओके, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रियल डेफिनेशन कहलाती है, टू बाय सम एज अ रियल डेफिनेशन टू इंडिकेट दैट द डिफिनिशन रियली डज हैव द मीनिंग आइडेंटिफाइड। जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो डिफिनिशन है, जिस चीज़ की डेफिनेशन हो रही है, हैव द रियली डज हैव द मीनिंग आइडेंटिफाइड, उसका मीनिंग की जो भी फीचर बना है वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। Lexical definitions must not ignore the ways in which a term is used by a great number of those who speak that language। अगर आप लेक्सिकल डेफिनेशन बना रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए आप ये ज़रूरी है कि आप ऐसी मतलब ये इस चीज़ को इग्नोर ना करें। लेक्सिकल डेफिनेशन इज नॉट इग्नोर द वेज इन विच अ टर्म इज यूज्ड, कि लेक्सिकल डेफिनेशन में आप जो भी टर्म जो कुछ यूज़ करें वो लोग उसको इजीली समझ सकें, कि जो लोग उस लैंग्वेज को बोलते हैं, समझते हैं, वही टर्म्स उसमें यूज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप लेक्सिकल डेफिनेशन दे रहे हैं। मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के सामने किसी चीज़ की लेक्सिकल डेफिनेशन दे रहे हैं जो आपने लैंग्वेज यूज़ की है उसको समझ ही नहीं आ रही, ना वो बोलता है ना समझी हुई है, तो वो सही लेक्सिकल डेफिनेशन नहीं होगी, मतलब वो नहीं उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो बेहतर यही होता है जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं और समझते हैं, आप वैसे ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करें, वही टर्म यूज करें।
because if lexical definitions are not true to actual usage, the reports they give will not be entirely correct. ठीक है, जो भी lexical definition में फीचर्स सिंबल बताए जा रहे हैं वो ट्रू नहीं है तो फिर गलत आपकी डेफिनेशन जो है जो भी आपको रिपोर्ट कर रही है वो गलत है. To take account of language growth, good dictionaries often indicate which meanings of the words are old and which meanings are used in ordinary or familiar conversation. अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने लेक्सिकल डेफिनेशन बनानी है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ मीनार पाकिस्तान की डेफिनेशन में या ट्विन टावर्स की डेफिनेशन दें, किसी भी टर्म, इंटेलिजेंस की, पर्सनालिटी की डेफिनेशन दें, एटीट्यूड की डेफिनेशन दें, लॉजिक क्या है लॉजिक की डेफिनेशन दें. तो लॉजिक की अगर डेफिनेशन आप देते हैं the methods and principles to distinguish correct from incorrect reasoning, तो यहाँ पे जो भी आप लेक्सिकल डेफिनेशन बना रहे होते हैं ना उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस डेफिनेशन में वो वर्ड्स यूज़ करें जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सुनने वाले के लिए. और यहाँ एक टिक भी आपको दे दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी लेक्सिकल डेफिनेशन बनाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी डिक्शनरीज जो हैं उनको स्टडी करें. वहाँ पे दिया होता है, बताया गया होता है कि कौन से वर्ड्स हैं जो बहुत पुराने हो गए, जो आजकल नहीं यूज़ हो रहे, जो आम लोगों को समझ नहीं आएगी अगर आप लेक्सिकल डेफिनेशन में वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, और कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो आजकल कॉमनली कन्वर्सेशन में यूज़ किए जा रहे हैं जिनको अगर आप अपनी लेक्सिकल डेफिनेशन में रखेंगे तो आपकी लेक्सिकल डेफिनेशन ईजीली अंडरस्टैंड की जा सकेगी. So this was all about today's lecture. Thank you, class.